हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस में लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है और ध्यान रखिए इस बुक का ये अंतिम चैप्टर है। ऐसा है, अंतिम चैप्टर है और इसमें 4 ही चैप्टर थे। चारों को हमने बहुत अच्छे से कर लिया। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग आज आपका देख रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफी हमने आपकी चर्चा करी है कि लोकतांत्रिक क्या है, जहां पर लोगों का शासन है उसको हम लोकतंत्र या लोकतांत्रिक कहते हैं। क्लियर है? अधिकार का मतलब राइट से होता है कि लोकतंत्र में लोगों के शासन के हर व्यक्ति के कुछ अधिकार है, कुछ राइट्स मिले हुए हैं। उन अधिकारों की हम लोग आपका चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र में कौन कौन से राइट हमको मिले हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका को पढ़ते हैं कि चैप्टर में है क्या, किन चीजों पर बात करी जाएगी, क्या कैसे कुछ है। कह रहे कि पिछले दो अध्यायों में हमने दो जो आपके अध्याय पढ़े हैं, जो आपके लेसन पढ़े हैं, हमने लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्वों पर आपकी चर्चा की। सबसे पहले हमने देखा कि लोकतांत्रिक होता क्या है, फिर लोकतांत्रिक लेवल पर काम कैसे की जाती है सरकारें, राज्य स्तर पर सरकार का क्या महत्व है, केंद्र सरकार पर क्या महत्व है, किस तरीके से काम करती है। तो हमने इन्हीं चीजों पर आपका लोकतांत्रिक जो आपकी बुनियादी तत्व है इन्हीं पर हमने चर्चा की। अध्याय में हम 3 में देखेंगे कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाता है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतांत्रिक के इन्हीं का होना पर्याप्त नहीं है। इन्हीं दो को होना आपका पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है कि अधिकार और उपयोग। इसके बावजूद मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के बदलाव के लिए जरूरी है। कैसी है? सरकारें लोकतंत्र के चरित्र के लिए आपके बदलाव के लिए जरूरी है। स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। कह रहे उनको जानना चाहिए कि कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखा हैं जिनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अधिकारियों के बिना जीवन कैसा होगा। मान लीजिए अगर आपके कोई अधिकार ही ना हो, आपके कोई राइट्स ही ना हो, तो मुझे बताइए आपका जीवन किस प्रकार का होगा, कैसा होगा? यानी कि आप पर दूसरा कोई व्यक्ति अपना अंकुश लगा सकता है, अपनी हुकूमत चला सकता है, जोर जबरदस्ती कर सकता है, शायद आजादी भी आपकी छीन जाए। तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा महत्व की चीजें क्या हैं? ध्यान दीजिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा महत्व की चीजें ये हैं कि इन पर आपका अधिकार क्या हो और आपका कैसे हो। इस कल्पना को करने के लिए हम वास्तविक जीवन के कुछ घटनाओं को आपका बात शुरू करते हैं कि ये कल्पना करने के लिए हमको वास्तविक जीवन है उसकी कुछ घटनाओं को शुरू करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हम इसे क्यों चाहते हैं। पिछले अध्याय में हम सामान्यतः बातों पर फिर केंद्रीकृत होंगे। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात को गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे करता है, इनकी रक्षा कौन करेगा, लागू कौन करेगा। आखिर में हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार हमने इन अधिकारों की क्या भूमिका होगी, हाल ही के वर्षों में हमारे मुल्क में इनकी क्या भूमिका निभाएगी और कैसे हमारे मुल्क में जो इनकी भूमिका है वो क्या होगी, कैसी होगी, किस प्रकार होगी, ये हमको सब आपका देखना है और इन्हीं सब पर हम लोग आपका चर्चा करेंगे और इन्हीं सब को हम लोग आपका देखेंगे। ठीक, इन्हीं पर हम एक एक करके विचार भी करेंगे। अधिकार 5.1 में अधिकारों के बिना जीवन। अब आप कह रहे हैं चलो वो तो एक प्रस्तावना थी, उसमें चैप्टर को चले चीजों को आपको समझाया गया, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं अगर आपके अधिकार ही ना हो, खाली आपकी ड्यूटीज हो,
तो जीवन क्या वाकई में जिस जीवन की हम कल्पना करते हैं, जिस जीवन को हम सोचते हैं, क्या वो आपका परिपूर्णता हमको मिलेगा, या उस जीवन का आनंद और उद्भव उसी आकार से होगा जिस आकार का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, सोचते हैं। इस बात में हम अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अगर आप कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की गई। कह रहे कि जितने भी हमने अभी तक 4 आपका चैप्टर पढ़े हैं, इन चारों आप चैप्टर को देखोगे, इन सभी चारों में अधिकारों की आपका बात की गई है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों के पुराने अध्याय के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर कर सकते हैं कि कैसी जो आपकी चर्चा है उसी पर आपका कर सकते हैं। ठीक, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की सारी चीजें एक एक करके हम लोग आपको करने को मिलेगी और हमको देख लिया आप लोगों ने। अब हम इसमें बात करेंगे अधिकारों पर। ये कुछ चर्चा है, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अध्याय में हमने लोकतंत्र की परिभाषा को पढ़ा। ये तो पढ़ा कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, तभी तो मैंने कहा कि अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि लोकतंत्र क्या है। बड़ा व्याख्यात्मक रूप हमने देखा। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि तो हमने दूसरे अधिकार में क्या देखा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को हमने देखा। अब आप मुझे बताएंगे मौलिक अधिकार कहां से वर्णित है, बताइए मौलिक अधिकार कितने हैं, ये आपको बताना है। 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बताए थे, वो आपको खुद ढूंढने हैं और मैंने लिखाए भी थे, मुझे याद है, ध्यान रखिए। अगला है चैप्टर नंबर 3 था भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अधिकार प्राप्त करना। और है अगर कोई कानूनी संविधान के खिलाफ हर नागरिक के खिलाफ जानकारी, आपको खिलाफ जानना। तो ये सारी चीजों की जानकारी, इन सारी चीजों के विषय में हमने आपको देखना था। अब इसमें पढ़ेंगे गुआंतो नामक वे जेल। ठीक, अब इसी में अधिकारों को समन्वय को लेकर आपका चीजें होंगी। अब अधिकारों का एक छोटा सा रूप आप ये समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके अधिकार ना हो, कोई व्यक्ति आपको डराए, कोई व्यक्ति आपको धमकाए, जबरदस्ती काम कराए और कानून आपको संरक्षण ना दे, तो आपको क्या पता कानून क्या है, आपको कैसे क्लियर होगा कि अधिकार क्या है। तो अधिकार मानव जीवन के अस्तित्व के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना मानव जीवन है। क्लियर है? तो ये कैसे जुड़े हैं, मानव जीवन के अस्तित्व से आपके जुड़े हुए अधिकार हैं। ठीक, चलिए अब कोई एक बच्चा माइक लेकर खड़ा हो जाए, आपका चैप्टर को पढ़े, कोई बच्चा किसी भी स्कूल से, जीजीआईसी भागलपुर में और जीआईसी, आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं बेटा, मुझे दिख रहा है, जीजीआईसी भागलपुर में। बेटा माइक ले लो, जीजीआईसी भागलपुर में माइक ले लीजिए बेटा, कोई भी एक बच्चा। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, आगे आ जाइए, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, आप माइक ऑन करें बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा आपका? रानी। रानी। चलिए शुरू करें बेटा, आप धीरे धीरे पढ़ें ताकि आवाज सबको अच्छे से क्लियर है। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसा संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती है। ये तत्व जरूरी है पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूरत जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाएं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए
हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी जरूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्यवादों और फिर भारत पर केंद्रीय चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। अमेरिकी पढ़िए फौज पढ़िए। ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो में स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इसका संबंध है। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों में माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है, किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एक बैठ अंतरराष्ट्रीय जाइए मानव। आप बैठ जाइए। और बच्ची खड़ी थैंक हो। यू सर। वेलकम। बैठ जाइए। और बच्चा खड़ा हो। और कोई बच्चा जो माइक लेके चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? शाबाश, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? प्रिया। चलिए बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे आप, जैसे पहले बच्चे ने पढ़ा था आप भी पढ़िए धीरे धीरे से। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ जायदाद की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन परिस्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को अधिकार रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा
इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आजादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों के वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यहाँ अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया के ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं। ठीक है, बैठ जाइए। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अब हमने एक ग्वांतानामो का एक जेल का एग्जाम्पल हमने पढ़ा और कह रहे हैं कि अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के संस्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। बहुत सारे संस्थान, आपके इंस्टीट्यूशन, कंट्री रही होंगी और वहां से उन्होंने 600 लोगों को उठाया क्यों था? क्योंकि अभी यहाँ पीछे आपकी चर्चा की गई है नीचे कि 11 दिसंबर 2001 में न्यूयॉर्क में एक आपका बम अटैक हुआ था और बहुत बड़ा मास लेवल पर हुआ था। बहुत सारे लोग वहां मारे गए और तभी आपकी CIA जो वहाँ की एजेंसी है बड़ी एक्टिव हुई। ये कहानी है, थोड़ा आप पढ़ोगे तो आपको 2001 में US में आपको बम ब्लास्ट की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। गूगल पर अगर आप निकालोगे विकिपीडिया के फॉर्म में तो पूरी चीजें समझ आएगी। अब देखिए, इन लोगों को ग्वांतो में स्थित एक जेल में डाल दिया गया। इनको एक जेल में पकड़कर आपका गिर दिया। और क्यूबा एक आपकी कंट्री है। अगर आप देखोगे मैप में आपका तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल है उसके जो बीच का क्षेत्र है वहां पर आपको क्यूबा एक सिटी मिलेगी। क्लियर है? आपका शहर है, मतलब सॉरी, आपका देश है क्यूबा। वहां पर आपको ये जेल में गिर दिया और अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। वैसे वो क्या है, एक आपका टापू है और टापू पर क्या है, अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। तो इनको कहां रखा गया? बिल्कुल अलग रखा गया। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन है? न्यूयॉर्क में 11 दिसंबर 2001 को जो हमला हुआ है उनका संबंध इनसे है, इसलिए हमने इनको आपका 600 लोगों को उठाया है। और अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक है। उन्हीं में से किसी एक की कहानी उठाई है, जमील के फादर की, और कह रहे हैं वो 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर, यानी कि शक के आधार पर उनको आपको उठा लिया गया और आधार पर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोग देश की सरकार की उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी देती है। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से यह खबर मिलती है। कैसे मिलती है? अखबार के माध्यम से खबर मिलती है। उसे भी जेल में रखा जाता है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। यानी कि जिन लोगों को US वालों ने जेल में रखा है उन लोगों से ना तो कोई उनकी फैमिली का लोग मिल सकते थे, उनसे कोई भी ना कोई मीडिया के लोग उनसे मिल सकते थे। और एक काउंसलिंग है UN, यूनाइटेड नेशंस का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आपका बोर्ड ऑफ जो आपके प्रिजनर होते हैं, या किसी कंट्री में कोई प्रिजनर को आप में आपका रखा जाता है, हमारे देश में भी पाकिस्तान के हैं, कुछ US के हैं, बाहर के लोग हैं, तो हम उनको मिलवाते हैं। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई लोग किसी कंट्री के लोगों से नहीं मिल सकता जिन लोगों को हमने पकड़ा है। अमेरिका की सेना ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछा गया है कि उसी ने फैसला दिया है कि इसे किस जेल में डालना है। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने पूछताछ करी और उन्होंने अपने हिसाब से रख दिया।
किसी ने नहीं कहा, ना तो कोई आपके जज के सामने मुकदमा चला और ना ही किसी कैदी ने अपने देश की अदालतों में कोई आपका दरवाजा खटखटाया। ये लोग जो 600 पकड़े गए, ना तो ये किसी के कोर्ट गए ना कहीं गए, सरकार ने आदेश किया इनको पकड़िए और आपका रख दीजिए, क्लियर है, और इनको सीधा जेल में आपका डाल दिया। ठीक, अब एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे कैद में कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की। ये आपका संगठन है जो ये कह रहा है कि जो लोग आपका जेल में बंद हैं 600 लोग, उनके बारे में, जो आपके कैदी हैं, जो आपके प्रिजनर हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपका कलेक्ट की गई और बताया गया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। जाति का मतलब होता है अन्याय, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी आपका कानून की चीजें नहीं हो रही, उनके साथ जाति अन्याय हो रहा है। अन्याय कैसे हो रहा है? ना उन्हें किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना वो किसी के जज के सामने पेश हो रहे हैं, ना वो किसी अपने परिवार वाले से मिल सकते हैं, ना तो यूएन की जो प्रतिनिधि संस्था है उससे मिल सकते हैं, ना अपने लिए वकील हायर कर सकते हैं, ना अपनी दलील दे सकते हैं। बस उनको शक के आधार पर पकड़कर जेल में घेर दिया 600 लोगों को। उनके साथ अमेरिकी कानून के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और जिस तरह से यूएस का कानून है जो ये कहता है कि जो व्यक्ति जेल में है उनका भी एक राइट्स है। देखिए, जिन लोगों ने आपका क्राइम किया है वो जेल में है, तो जेल में जाने के बाद भी उनके राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, जैसे उनको 3 टाइम खाना मिले, रहने की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य सुविधा, आपके मेडिकल चेकअप उनके पर्पस में हो, अगर वो बीमार है उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो ऐसे बहुत सारे वहां चीजें उनको होती हैं। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके स्थिति के खिलाफ विरोध किया। अब लोग खड़े हो गए, भूख हड़ताल करने लगे, चाहते थे, जबरदस्ती खिलाया गया, और जब उन्होंने भूख हड़ताल करी तो उनको जबरदस्ती खाना खिला दिया गया, या नाक के रास्ते उनका पेट का भोजन पहुंचा दिया गया। अगर किसी ने नहीं खाया तो जबरदस्ती उसके पेट में नली लगाकर नाक के रास्ते उनको खाना खिलाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उन्हें भी नहीं छोड़ा, यानी कि जो लोग आपका निर्दोषी थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा की अब कार्रवाई की गई और एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने गुआंतानामो के वे जेल में बंद करना चाहते हैं। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया, यानी कि जो यूएनओ ने अपनी अपील दी थी, यूएस सरकार ने उसको मना कर दिया कि भैया हम आपकी अपील, हम आपकी जो लीगल राइट्स हैं हम उनको नहीं मानते, हम अपने हिसाब से चलेंगे। क्लियर है? तो ये कहानी थी छोटी सी। अब ऐसा ही आपका जुड़ा हुआ कहानी, जुड़ी हुई स्थिति किससे है? सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार से है। और सऊदी अरब में स्थिति अलग है। सऊदी अरब की स्थिति यह है कि वहां महिलाओं को वोट गिनने का अधिकार नहीं था। 2012 के बाद महिलाओं को वोट गिनने का अधिकार मिला। महिला वहां कार नहीं चला सकती थी, अब महिलाओं को कार चलाने का अधिकार भी मिला। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर अलग अलग कानून हैं और अलग अलग कानून के हिसाब से स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है, और लोगों पर भी आपका भेदभाव करते हैं कि वो हमारे नागरिक के, हमारे देश के नागरिक हैं या हमारे देश के नागरिक नहीं है। उसी के आधार पर उनके साथ आपका बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी देश में गए तो उस देश के लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स हो सकते हैं जो अन्य जो वहां लोग काम कर रहे हैं, जो बाहर से आए, उनको वो राइट्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको गौर करनी थी, ये सारी चीजें थी जो आपको देखनी थी। तो ये सब चीजें इसी के अंतर्गत थी। क्लियर है? इतना आपने देख लिया तो एक बार पूरा पीछे देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। और उसके बाद हम सऊदी अरब में जो आपके नागरिक अधिकार हैं इनके विषय में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। सऊदी अरब में नागरिकों का अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है। अपवाद जैसा क्यों है? क्योंकि यूएस में हर व्यक्ति के राइट्स हैं, जो व्यक्ति जेल में है उनके भी, और कैसे जीवन जीना है, कितनी भी विषम परिस्थिति है, हर व्यक्ति को एक राइट दिया गया है, चाहे कोई दोषी है, हर व्यक्ति को राइट्स है। लेकिन वहां एक अपवाद हमको मिला, क्योंकि इसमें एक देश दूसरे देश की सरकार के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। कैसे हो रही है
कि एक देश के लोग हैं और दूसरे देश के नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका वो उल्लंघन आपका कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देख लें। वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है। आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब की जो आपका सरकार है अपने नागरिकों को कितनी फ्रीडम उन्होंने दी हुई है। इस पर गौर कीजिए जरा, इन तथ्यों पर विचार करें। कौन सा विचार है? पहला विचार है देश में एक वंश का शासन चलाना। अगर मान लीजिए किसी देश में एक वंश का शासन चल रहा है तो वो क्या है? वो आपका डिक्टेटरशिप है, वो आपका तानाशाही है। अगर किसी देश में एक ही व्यक्ति का शासन है तो वो क्या है? आपका तानाशाही है। और राजा या शाह को चुनना या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं है। अब आप सोचिए, जब एक वंश आपका शासन कर रहा है यानी कि एक ही राजा के बाद, एक तानाशाह के बाद दूसरा व्यक्ति आएगा। क्लियर हो गया? तो यानी कि वहां का शाह बनना या वहां का आपका राजा बनना लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। लोग उसमें कोई भी अपना रूल नहीं निभा सकते। जो भी है सब कुछ किसके हाथ में है बच्चों? ये सब कुछ आपका जो है उन लोगों के हाथ में। लोग यानी कि जनता के हाथ में कोई भूमिका नहीं है। और जबकि लोकतंत्र में क्या था? लोग ही राजा को चुनते थे। इन द सेंस कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन आपका राष्ट्रपति होगा, कौन आपका सीएम होगा, ये सब। लेकिन एक वंश का जहां शासन है हमको ये सब चुनने का अधिकार नहीं रहता। अब देखिए, शाह की विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका मतलब जहां पर विधान बनता है, कार्यपालिका मतलब जो लोग काम करते हैं, देश चलाते हैं। लोगों का चुनाव कैसे होता है? जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं। अब देखिए, यहाँ जजों की नियुक्ति लोकतंत्र देश में क्या होता है? पढ़ने लिखने के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है। जबकि वहां कौन करता है? जो शाह है वही जज चुनते हैं और वे उनके फैसले को पलट भी सकते हैं। जज ने कोई फैसला दिया, आपने शाह के पास पहुंच के शाह को लगा कि भैया ये ठीक नहीं है, तो वो फैसले को पलट सकता है। यानी कि जहां पर आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, जहां पर एक वंश, एक लोग कोई शासन कर रहा है, वो सर्वोपरि है। उसी के बाद आपको सर्वोपरि दिखेंगे और आपको लगेंगे। क्लियर है? अब देखिए, लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। यानी कि आप यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल नहीं कर सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं देगी। यानी कि जो भी होगा आपका उनकी मर्जी से होगा। यानी कि डिक्टेटरशिप में वो सारी चीजें होती हैं जो वहां के एक बादशाह को, वहां के नुमाइंदों को। चलिए, कोई धार्मिक आजादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं नागरिक हो सकते हैं। यहाँ के रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घरों के अंदर ही अनुसार आपकी पूजा पाठ कर सकते हैं। यानी कि आप सऊदी अरब में हैं तो आप अगर मुसलमान हैं तो आप बाहर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल अपने घर में ही पूजा करिए, बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है। यानी कि औरतों की स्थिति निम्न है और जो आपके व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है। और उन पर कोई आपके तरह के सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्द ही स्थानीय निकाय में चुनाव के मताधिकार का मिला है, औरतों का अधिकार नहीं है। बहुत जगह आपका स्थानीय आधार पर चुनाव का भी अधिकार नहीं है। सोचिए, महिलाएं आपके सऊदी अरब में वोट भी नहीं गिर सकती, कुछ समय पहले तक वो कार भी नहीं चला सकती थी, ऐसे थी। तो ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर लागू नहीं होती, दुनिया के अनेक ऐसे देश है जहां पर ऐसी स्थिति आपकी मौजूद है। तो हर जगह अलग अलग शासन है, अलग अलग अनुसार आपके नियम और आपकी चीजें चलती हैं, जो आप इनको अच्छे से देख सकते हो। एक ये सऊदी अरब के एग्जाम्पल से हमने काफी कुछ देखा है। एक बार देख लीजिए सऊदी अरब का जो एग्जाम्पल है तानाशाह के द्वारा आपके चलने वाले शासन में, और जो आपके लोकतांत्रिक शासन को आप थोड़ा सा मीटअप करके एक दूसरे को पैरेलल रखकर आप इनको डिफरेंसेस कर सकते हैं। देख लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर आगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार घर जाकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।